नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष तोमर अपने YouTube चैनल कक्षा ज्ञान के मंच पर आप सभी का स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। जैसा कि हम पिछली क्लासों में लगातार पढ़ रहे थे भारत के संविधान, और भारत के संविधान का एक महत्वपूर्ण पार्ट था फंडामेंटल राइट्स। हम उसको पूरा कर चुके थे आर्टिकल 35 तक, 35 के क्लोज 1, 2 जितने भी थे उन सबको देख चुके थे। अब उसके अलावा संविधान में कुछ मूल अधिकारों के लिए कुछ बचता है या कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट्स जो बचते हैं उस पर आज हम चर्चा करते हैं और इस टॉपिक को क्लोज करते हैं। तो इस टॉपिक्स में क्या और चीज़ हो सकती है और क्या बचा हुआ हो सकता है उस पर हम चर्चा करते हैं। तो देखिए, बात करते हैं मूल अधिकार की। किसकी? मूल जो अधिकार है, इस मूल अधिकार के महत्वपूर्ण तथ्य और इसको लेकर जो वाद विवाद थे उस पर हम आज चर्चा करते हैं। एग्जाम की दृष्टि से ये टॉपिक और ज्यादा उन मूल अधिकारों से ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। क्यों? क्योंकि इसमें क्वेश्चंस आने की सर्वाधिक संभावनाएं आपको नजर आती हैं। तो देखिए, बात कर रहे हैं मूल अधिकारों को लेकर। तो देखिए, मूल अधिकारों की जब बात करते हैं तो एक चीज हमेशा दिमाग में रखना, जब ये कहे मूल संविधान, मूल संविधान में कितने मूल अधिकार हैं, तो आपको हमेशा ध्यान रखना है 7 मूल अधिकार। 7 मूल अधिकार। एक शब्द हमेशा ध्यान रखना, जब भी एग्जाम्स में पूछा जाए मूल संविधान, एक्चुअली में क्या होता है कि स्टूडेंट जब एग्जामिनेशन हॉल में जाता है तो कुछ इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं जिनको वो देखते ही बिना आंसर के ही उनको आंसर लगा देता है और स्पीडली ऐसा काम करता है। और एग्जामिनर क्या होता है कि वो जो ऑप्शंस आपको जो आता है, जो आपकी पसंद का, उसको ए ऑप्शन पर रखता है, जिससे आप बिल्कुल जल्दबाजी करें और जल्दबाजी में गलत हो जाए। तो मैं आपको कह रहा हूं, एग्जाम के अंदर इजी क्वेश्चंस ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करता है, वहां पर गलत होने की संभावनाएं ज्यादा होती हैं। इसलिए इजी क्वेश्चन को थोड़ा सीरियस होकर पढ़ें, ठीक है। जब वो कह रहा मूल संविधान, ध्यान रखिएगा ये शब्द यूज में ले रहा हूं मूल संविधान, तो इसका मतलब सिंपल सी बात है, वो प्रारंभिक संविधान की बात कर रहा है। और जब वो सिंपल सी बात ये कह दे क्या कि संविधान में कितने मूल अधिकार हैं, जो वो बात करे खाली किसकी? संविधान की, तब आपको आंसर देना है 6 मूल अधिकार। ध्यान रखिएगा, शब्दों को पकड़ना एग्जामिनेशन हॉल में, वहां पर आपकी संभावनाएं ज्यादा गलत होने की होती है। जब वो ये कहे कि मूल संविधान, तो आपको 7 आंसर देने हैं, और जब वो मूल शब्द हटा दे तब आपको 6 आंसर देने हैं। पहली चीज तो ये समझ ले, जब 7 से 6 हुए तो सिंपल सी बात है, एक मूल अधिकार हट गया। तो वो कौन सा मूल अधिकार जो हट गया? तो ध्यान रखिएगा, मूल अधिकारों में जो परिवर्तन मिला वो 2 जगह पर मिला। एक तो मिला अनुच्छेद 31, जिसे संपत्ति का अधिकार कहा गया, और एक परिवर्तन आपको देखने को मिला अनुच्छेद 19 में, जिसे संपत्ति की स्वतंत्रता, संपत्ति की स्वतंत्रता। ध्यान रखिएगा, 19 का सब क्लोज F समझ में आ गया। अगर हिंदी की बात करूं तो इसे कह सकते हैं 6, ठीक है। तो ये दोनों के दोनों में परिवर्तन देखने को मिला, और ये हुआ कि संपत्ति की स्वतंत्रता को समाप्त कर दिया गया, और साथ साथ में जो संपत्ति का अधिकार था उस अधिकार को 44वां संविधान संशोधन 1978 के तहत क्या कर दिया गया? उसके स्थान में परिवर्तन कर दिया गया। और स्थान में परिवर्तन करके उसे अनुच्छेद कहां रख दिया गया? आर्टिकल 300A में और संविधान के भाग 12 में। पहली चीज। दूसरी, इसकी जो प्रकृति थी, अब तक कैसी थी? मूल अधिकार की प्रकृति थी, और अब इसे बना दिया गया विधिक या कानूनी अधिकार। एक चीज ध्यान रखिएगा,
विधिक या कानूनी अधिकार। तो 7 मूल अधिकार से अब ये क्यों किया गया मैं आपको बता चुका था। देश स्वतंत्र हो चुका था, संपत्ति का अधिकार बना दिया गया, फिर आर्टिकल 31A, फिर B, फिर C और D, और उनमें बराबर चेंज किया गया। कहीं ना कहीं मूल अधिकारों में संपत्ति के अधिकार को कम लगातार किया जा रहा था। क्यों किया जा रहा था? कहीं ना कहीं विकास के अंदर इसको कहीं ना कहीं अड़चने आ रही थी। समझ में आ गई बात? इस अधिकार से कहीं ना कहीं सरकार को नीति बनाने में समस्याएं खड़ी हो रही थी, तो उसको धीरे धीरे डाइल्यूट किया गया संविधान संशोधन के माध्यम से। लेकिन लास्ट में एक ऐसा संशोधन किया गया जिसके तहत इसको पूर्ण रूप से समाप्ति कर दिया गया कि फंडामेंटल राइट्स में इसकी कोई भूमिका नहीं होगी। एक प्रकार से इसे हम कानूनी अधिकार दे देते हैं, कोर्ट के माध्यम से आप इसको प्राप्त कर सकते हो। कोर्ट आपकी जो भी सरकार आपकी संपत्ति लेगी, कोर्ट के माध्यम से उसके प्रति आपको मुआवजा दिया जाएगा। उस कानूनी कैटेगरी में इसको डाल दिया गया। तो यह आपके एग्जाम की दृष्टि से बार बार पूछा जाता है। इसके अलावा चीज क्या और समझिए, जो भारतीय नागरिक है, भारतीय नागरिक, उनको अनुच्छेद 15, 16, 19, 29 और 30, ये जो अधिकार है ये केवल और केवल भारतीयों को है। किसको है? केवल भारतीयों को प्राप्त है। किसी भी विदेशी नागरिक को या फिर किसी भी निवासी को यह प्राप्त नहीं है। केवल और केवल जो इंडियन सिटीजन है उसी को यह अधिकार प्राप्त है। 15, 16, 19, 29 और 30। इसके अलावा जितने भी अधिकार है वो सभी को प्राप्त है, यानी कि भारतीयों को भी और विदेशियों को भी प्राप्त है। एक चीज आपको यह ध्यान रखनी है। दूसरी इसमें एक चीज और ध्यान रखनी है, जब आपातकाल लगता है, आपातकाल का मतलब अनुच्छेद 352 का जब देश में प्रयोग होता है, तो 352 का कब प्रयोग होगा? जब कोई विदेशी शत्रु आप पर क्या कर दे? आक्रमण कर दे, विदेशी देश, तब 352 का प्रयोग किया जाता है। तो उस समय क्या होता है? उस समय आपके मूल अधिकार निलंबित हो जाते हैं। तो आर्टिकल 19 क्या हो जाता है? निलंबित हो जाता है। जैसे ही आपातकाल की घोषणा करी, आर्टिकल 19 क्या हो गया? निलंबित हो गया। जिसकी जानकारी आपको कहां से मिलेगी? अनुच्छेद 358 में यह कहा गया है कि जैसे ही आपातकाल लगता है तो आर्टिकल 19 निलंबित हो जाता है। लेकिन आर्टिकल 19 के अलावा जो भी और बचे हुए जो मूल अधिकार है, बचे हुए जो मूल अधिकार हैं वो सस्पेंड होंगे या नहीं? तो बिल्कुल वो सस्पेंड हो सकते हैं। लेकिन वो सस्पेंड कैसे होंगे? वो सस्पेंड होंगे राष्ट्रपति के आदेश से। राष्ट्रपति के आदेश से क्या होंगे? निलंबित होंगे। और इसकी जानकारी कहां दे रखी है? अनुच्छेद 359 में कि राष्ट्रपति एक आदेश जारी करके बाकी मूल अधिकारों का क्या कर सकता है? निलंबन कर सकता है। यह चीज ध्यान रखिएगा। अब इसमें भी एक चीज और ध्यान रखिएगा, अनुच्छेद या मूल अधिकार 20 और 21 कभी भी निलंबित नहीं होंगे, निलंबित नहीं होंगे, निलंबित नहीं होंगे। ध्यान रखिएगा क्यों नहीं होंगे। इसकी व्यवस्था कहां की गई? 44वां संविधान संशोधन 1978 में कहा गया कि ये मूल अधिकार किसी भी कीमत पर क्या नहीं होंगे? निलंबित नहीं होंगे। ये चीज आपको बेसिक पता होनी चाहिए एग्जाम की दृष्टि से। इसमें से एक क्वेश्चन बार बार कहीं ना कहीं पूछा जाता है, तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए। इसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट इस बात की, किसकी? का मूल अधिकारों को लेकर कौन कौन से वाद और विवाद आए गए और उन वाद विवाद में क्या किया गया, वाद और विवाद में क्या निर्णय दिया गया। इस चीज को थोड़ा सा और पढ़ लेते हैं तो एग्जाम की दृष्टि से आपके लिए महत्वपूर्ण हो जाता है। ठीक है, तो इसमें क्या किया गया? पहला देखिए, पहला वाद आया था संकरीवाद।
संकरीवाद 1956 में लाया गया। और इसमें क्या कहा गया? इसमें यह कहा गया कि अनुच्छेद जो 13 है, अनुच्छेद 13 में जो विधि है, उस विधि में संविधान संशोधन विधि शामिल नहीं है। संविधान संशोधन विधि शामिल नहीं है। अर्थात इसका कहने का मतलब क्या था कि संशोधन किया जा सकता है, संशोधन हो सकता है। इसने कहा 368 के माध्यम से मूल अधिकारों में या किसी भी भाग में संशोधन किया जा सकता है। और 13 के अंदर जो विधि शब्द का प्रयोग किया गया, उस विधि में संविधान संशोधन विधि शामिल नहीं है, वो एक सामान्य विधि है। इस कारण से मूल अधिकारों में संशोधन किया जा सकता है। यह फैसला दिया संकरीवाद में किसने? सुप्रीम कोर्ट ने। ध्यान रखिएगा, संशोधन हो सकता है, यह निर्णय इसमें दिया गया। दूसरा वाद जो लाया गया, वो वाद क्या था? उस वाद का नाम था सज्जन सिंह वाद। सज्जन सिंह वाद क्या था? वही सेम चैलेंज किया गया 7वें संविधान संशोधन को और कहा गया कि संशोधन नहीं किया जा सकता। इसमें भी सुप्रीम कोर्ट ने क्या निर्णय दिया कि संशोधन किया जा सकता है, संशोधन हो सकता है, लेकिन कैसे होगा? विशेष बहुमत से। यहां पर एक बात कही गई, विशेष बहुमत से। यह स्पेशल ध्यान रखिएगा। यहां पर एक शब्द यूज में लिया गया, कौन सा? विशेष बहुमत। दोनों ने संविधान संशोधन की मांग को स्वीकार कर लिया। दोनों आदेश में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि संविधान संशोधन हो सकता है आर्टिकल 13 के तहत, जो 368 है उसके तहत। किसमें? 13 के अंदर। समझ में आ गई बात? मूल अधिकारों में संशोधन किया जा सकता है। लेकिन इसके बाद सबसे महत्वपूर्ण वाद आया, उसको समझ ले। वो था गोलकनाथ वाद। गोलकनाथवाद पंजाब संघ के विरुद्ध 1967। अब इस वाद में क्या कहा गया? अब तक जो सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय लिए थे वो निर्णय बदल दिए और क्या कहा गया? संशोधन नहीं हो सकता, संशोधन नहीं हो सकता। पहली बात। अब क्यों नहीं हो सकता है? क्योंकि 13 के अंदर जो विधि दे रखी है, उस विधि में संविधान संशोधन विधि भी शामिल है। विधि भी क्या है? शामिल है। भाई आर्टिकल 13 क्या कह रहा है? 13(1) क्या कह रहा है? आच्छादन का नियम। कोई पूर्ववर्ती विधि या वर्तमान विधि अगर मूल अधिकारों का उल्लंघन करती है तो विधि शून्य हो जाएगी। यही तो कहा गया। 13(2) में क्या कहा गया? अगर सरकार के द्वारा वर्तमान में संसद के द्वारा कोई ऐसा कानून बनाया जाता है जो आपके मूल अधिकारों का कहीं ना कहीं क्या करे? उल्लंघन करे, तो वो जो भाग उस कानून का आपके मूल अधिकारों का उल्लंघन करता है तो वो भाग अवैध हो जाएगा, बाकी जो हिस्सा है कानून का वो वैध हो जाएगा। उसमें पृथक्करण की बात कही गई है। आर्टिकल 13 के 3 सब क्लोज में क्या कहा गया? विधि बताई गया। विधि किसको कहा जाएगा? संसद, विधानमंडल के द्वारा या सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो आदेश हो वो सब विधि के अंदर काउंटेबल होंगे। तो यहां पर कहा गया कि जो विधि उसमें बताई गई है उसमें संविधान संशोधन विधि शामिल है और उस विधि में कहा गया कि इस प्रकार का कोई भी परिवर्तन करने की शक्ति संसद के पास नहीं है। तो इस प्रकार से निर्णय लिया कि किसी भी प्रकार का कोई संशोधन नहीं हो सकता। और हमारे द्वारा जो निर्णय दिया गया है वो निर्णय कहीं ना कहीं भविष्य में लागू होगा, तो इसे भविष्य लक्षी विधि के रूप में भी जाना जाता है। भविष्य लक्षी विधि के रूप में भी इसको जाना जाता है। लेकिन हुआ क्या? इसके आने के बाद सरकार के द्वारा तुरंत 2 संविधान संशोधन लाए गए और उन संविधान संशोधनों को लागू कर दिया गया। अब उन संविधान संशोधन जो लागू किए गए उसके विरुद्ध में फिर केशवानंद भारती वाद जो लाया गया उसमें उनको निर्णय दिया गया और सुप्रीम कोर्ट ने उनमें क्या निर्णय दिया उस पर बात करते हैं। तो उसको देखिए।
गोलकनाथवाद के बाद दो महत्वपूर्ण संशोधन हुए। पहला हुआ 24वां संविधान संशोधन, ध्यान रखिएगा, 24वां संविधान संशोधन। अब 24वां जो संविधान संशोधन जो दिया गया, उस संविधान संशोधन के माध्यम से क्या कहा गया? पहली चीज ध्यान रखिएगा, अनुच्छेद 13 और साथ साथ में अनुच्छेद 368 में क्या कर दिया गया? संशोधन किया गया। और संशोधन के माध्यम से क्या किया गया वो बताता हूं। 8 में संशोधन, पहली चीज ध्यान रखिए, 368 की धारा फर्स्ट में यह कहा गया कि इसमें केवल संविधान संशोधन की प्रक्रिया ही नहीं है, संविधान संशोधन की प्रक्रिया ही नहीं है, बल्कि साथ साथ में क्या है? शक्ति भी है। पहली चीज ये कही गई। क्या आप ये सोच रहे हो कि 368 के अंदर केवल संविधान संशोधन की प्रक्रिया है? तो नहीं, संविधान संशोधन की प्रक्रिया तो है ही, साथ साथ में संविधान संशोधन करने की शक्ति भी उसमें क्या है? प्राप्त है। पहली चीज इसी में कहा गया कि संविधान के किसी भी भाग में संसद क्या कर सकती है? परिवर्तन कर सकती है, परिवर्धन कर सकती है, या उसका निरसन यानी कि उसे समाप्ति या वापस ले सकती है। निरसित करने की भी शक्ति क्या है? संसद को प्राप्त है, यह कहा गया पहले में। दूसरा 368 का इस सब क्लोज दूसरा क्या कहता है? राष्ट्रपति को बाध्यकारी बनाया गया। राष्ट्रपति को बाध्यकारी बनाया गया। जो भी संविधान संशोधन होगा उस बिल को राष्ट्रपति पुनः लौटा नहीं सकता, उसको स्वीकृति देनी ही पड़ेगी। इस संशोधन के माध्यम से क्या किया गया? यह चीज कही गई। तीसरा, अनुच्छेद 13 में जो भी उपबंध है या जो विधि है वो 368 के तहत जो भी संशोधन होगा, संशोधन पर लागू नहीं होगी। सबसे इंपॉर्टेंट, लागू नहीं होगी, साफ कह दिया गया। 13 के अंदर जो भी व्यवस्था की गई है, 368 के तहत जो भी संशोधन किया जाएगा उस पर 13 लागू नहीं होगी। इसका मतलब संशोधन किया जा सकता है, बिल्कुल अलग कर दिया गया। ठीक है। दूसरा, एक चीज और कह दी गई इसमें कि जो भी किया जाएगा संशोधन जो होगा उसकी न्यायिक समीक्षा नहीं होगी, यानी कि जुडिशनल रिव्यू नहीं होगा। यह सारी जानकारी किसमें दी गई? 24वें संविधान संशोधन के माध्यम से दी गई। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, मैं फिर बता रहा हूं। 24 के साथ साथ एक और बता देता हूं, 25वां संविधान संशोधन। 25वां संशोधन 1971, इसमें क्या किया गया? इसमें यह किया गया कि जो भी अनुच्छेद 39B और C है, 39B और C को क्रियान्वित करने के लिए अनुच्छेद 14 और 19 का उल्लंघन हो सकता है। ध्यान रखिएगा, आर्टिकल 39B और C को लागू करने में आर्टिकल 14 और 19 का उल्लंघन किया जा सकता है। कहीं ना कहीं मूल अधिकारों के ऊपर वरीयता दे दी गई, नीति निर्देशक तत्वों को कहीं ना कहीं बड़े हो गए, किससे? मूल अधिकारों से। तो यहां पर इस संशोधन के माध्यम से दोनों के बीच में भी द्वंद्व प्रारंभ हो गया, मूल अधिकार बड़े हैं या नीति निर्देशक तत्व बड़े हैं। इस चीज को ध्यान रखिएगा। आर्टिकल 39B क्या कहता है? भौतिक संसाधनों का सभी को समान वितरण होगा। और आर्टिकल C क्या कहता है? धन का कहीं पर भी केंद्रीकरण नहीं किया जाएगा, सेंट्रलाइजेशन नहीं होगा। अगर होता भी है तो यह देखा जाएगा उससे हित हो रहा है या अहित। अगर अहित हो रहा है तो बिल्कुल भी उसका सेंट्रलाइजेशन नहीं होगा। ये दोनों चीजें कह दी गई। जब 24वां और 25वां संविधान संशोधन लाया गया तो उसके बाद एक वाद आया, ध्यान रखिएगा, एक वाद लाया गया सबसे महत्वपूर्ण, और उसको आप जानते भी अच्छे से, केशवानंद
केशवानंद भारतीवाद 1973 बनाम केरल संघ, केरल राज्य के विरुद्ध लाया गया। और इसमें क्या कहा गया उसको थोड़ा सा ध्यान रख लें। बिल्कुल पहला तो भारत के इतिहास की सबसे बड़ी बेंच बैठी थी, 13 सदस्यीय बेंच बैठी थी, पहली चीज। दूसरा, निर्णय बड़ा क्लोज आया, 7 और 6 से क्या आया, निर्णय आया, बिल्कुल क्लोज निर्णय आया 7 और 6 से। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट फैक्ट बता रहा हूं। भारत के इतिहास की अब तक की सबसे बड़ी बेंच बैठी है। इससे छोटी जो बेंच थी वो उससे पहले जो बेंच बैठी थी वो भी उस समय तत्कालीन समय की सबसे बड़ी थी। ये 11 सदस्य थी, ये 13 सदस्य थी। एक में डी सुब्बा राव थे और एक के अंदर आपको पता है सीकरी साहब थे, दोनों ने अध्यक्षता की थी। निर्णय यहां पर बड़ा क्लोज आया, 7 और 6, तो मतलब समझ लो 1 का ही मार्जिन था। अब इस निर्णय में क्या कहा गया उसको समझ ले। इसमें कहा गया जो 24 और 25वां जो संविधान संशोधन है वो दोनों के दोनों वैध हैं। पहली चीज, बहुत अच्छी बात कही इसने कहा, जो ये करा गया और ये जो किया गया ये दोनों वैध है साहब, इसमें कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकता, संविधान के अकॉर्डिंग ये। एक चीज इसमें जरूर कही गई कि ये जो आपने कहा गया कि न्यायिक समीक्षा, तो यहां पर कहा गया न्यायिक समीक्षा हो सकती है। न्यायिक समीक्षा जो आपने बात कही गई वो अवैध है। आपने कहा न्यायिक समीक्षा नहीं हो सकती, इन्होंने कहा न्यायिक समीक्षा हो सकती है। जुडिशनल रिव्यू यही है, न्यायिक पुनरावलोकन, यानी कि आर्टिकल 13 न्यायिक पुनरावलोकन जुडिशनल रिव्यू की कहीं ना कहीं क्या करता है, शक्ति प्रदान करता है, वो यहीं पर ही है, ध्यान रखिएगा। इसके अलावा यह कहा गया कि संशोधन हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन संशोधन कहां तक होगा, वहां तक होगा जहां तक मूल ढांचा प्रभावित ना हो। प्रभावित ना हो। बेसिक स्ट्रक्चर की बात किसमें कही गई, केशवानंद भारतीवाद में कही गई। तो मैं आपको बता रहा था कि ये सबसे महत्वपूर्ण वाद विवाद थे, किसको लेकर, मूल अधिकार को लेकर, फंडामेंटल राइट्स को लेकर। पहले से मैं आपको बता चुका था, ध्यान रखिएगा, एग्जाम के अंदर वाद विवाद से संबंधित क्वेश्चंस बार बार पूछे जाते हैं, तो फिर रिवीजन करवा रहा हूं। मूल अधिकार जो हम पढ़ चुके हैं 35 तक पूरे एक एक क्लोज उसकी जानकारी ले चुके हैं। उसके बाद कुछ बचता है, उसकी बेसिक जानकारी मैंने आपको दी। मूल संविधान में 7 मूल अधिकार थे, संविधान के अंदर 6 मूल अधिकार है, ठीक है। 31 जो संपत्ति का अधिकार था और आर्टिकल 19 है जो संपत्ति का अधिकार था उसको समाप्त कर दिया गया, और आर्टिकल 31 को मूल अधिकारों से हटाकर कहां पर ले जाया गया, 301 के अंदर एक कानूनी अधिकार या विधिक अधिकार के रूप में स्थापित कर दिया गया 44वें संविधान संशोधन से। कौन से 44वां संविधान संशोधन, ठीक है, इंपॉर्टेंट, ध्यान रखिएगा। प्रकृति कैसी हो गई, विधिक या कानूनी अधिकार हो गया। अनुच्छेद कौन सा हो गया, 301 हो गया। भाग कौन सा हो गया, 12। उसके बाद केवल भारतीय नागरिकों को जो अधिकार प्राप्त हैं जो किसी और को नहीं है, वो है 15, 16, 19 और 29 और 30, केवल भारतीयों को। आपातकाल के अंदर आपका 19 अपने आप सस्पेंडेड हो जाता है, जिसकी जानकारी किसमें, आर्टिकल 358 के अंदर दी गई है। बाकी जो अधिकार है उनको सस्पेंड करने की शक्ति 359 के अंदर राष्ट्रपति को है। राष्ट्रपति अपने अध्यादेश से इसको क्या कर सकता है, अपने आदेश से इसको सस्पेंड कर सकता है। बचे हुए जो मूल अधिकार हैं वो ध्यान रखिएगा। अब इसमें एक मूल अधिकार आता है 20 और 21। 20 और 21 के लिए कहा गया कि किसी भी परिस्थिति में निलंबित नहीं होंगे, ठीक है। और ये किस में व्यवस्था की गई, 44वें संविधान संशोधन 1978 के तहत की गई। ये चीज आपको पता नहीं चाहिए। उसके बाद वाद और विवाद में पहला वाद विवाद आता है संकरी वाद विवाद। संकरी विवाद में कहा गया कि जो 13 के अंदर जो विधि है उसमें संविधान संशोधन विधि नहीं है। जब संविधान संशोधन विधि नहीं है तो संविधान संशोधन किया जा सकता है। सज्जन सिंह वाद में कहा गया संविधान संशोधन तो हो सकता है लेकिन विशेष बहुमत की क्या पड़ेगी, आवश्यकता पड़ेगी, ठीक है। उसके बाद जो आया गोलकनाथ वाद, 11 सदस्यीय बेंच जो बैठती थी और उसने अपने निर्णय को, पूर्व के निर्णय को बदल दिया। उसने कहा किसी भी प्रकार का कोई संशोधन नहीं हो सकता और भविष्य के अंदर जो भी होंगे वो निर्णय इसके आधार पर लागू होंगे। भविष्य लक्ष्य विधि के रूप में इसको जाना जाता है। उसके बाद सरकार ने गोलकनाथ के जो निर्णय को निष्प्रभावी बनाने के लिए 2 संविधान संशोधन लेकर आए। कौन सा, 24वां और 25वां। 24वें संविधान संशोधन के माध्यम से उन्होंने 13 में और 368 में संशोधन करके स्पष्ट करा कि संसद के पास ये अथॉरिटी है, संसद के पास 368 के तहत ये पावर है कि उसके अंदर वो विधि बना सकती है, संशोधन कर सकती है, परिवर्तन कर सकती है, और राष्ट्रपति उसके लिए बाध्यकारी है। और साथ में न्यायिक
समीक्षा नहीं होगी। 25 के अंदर मूल अधिकारों के ऊपर वरीयता दे दी गई, किसको? फंडामेंटल राइट्स के ऊपर मूल अधिकार, डीपीएसपी को क्या दे दी? वरीयता। इसको चैलेंज करके फिर लाया गया केशवानंद भारतीवाद, भारत के इतिहास की सबसे बड़ी बेंच बैठी और उसने कहा 24वां 25वां संविधान संशोधन वैध है, पहली चीज। दूसरा, न्यायिक समीक्षा की जो बात कही गई कि नहीं हो सकती, न्यायिक समीक्षा होगी और की जा सकती है, तो न्यायिक समीक्षा की बात को माना नहीं, तो न्यायिक समीक्षा की जा सकती है। तीसरा, मूल ढांचा परिवर्तन तो आप करिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन परिवर्तन वहां तक ही आपको करना है जहां तक किसी भी प्रकार का मूल ढांचा प्रभावित ना हो। तो बेसिक स्ट्रक्चर के तौर पर हमेशा याद किया जाता है केशवानंद भारतीवाद को। केरल के मंदिर के पीठाधीश थे, समझ, उनके द्वारा ये वाद लाया गया था, भूमि अधिग्रहण कर ली गई थी, उसको लेकर। तो ये कुछ महत्वपूर्ण चीजें थी जो आपके एग्जाम्स में पूछी जाती हैं, जो मैंने आपको यहां बताई हैं। तो इस चैनल को, इस क्लास को एक बार, दो बार, तीन बार पढ़िएगा। 2-3 बार अगर आप पढ़ोगे तो ये चीजें आपके दिमाग में बैठ जाएंगी। इसके अलावा आपको कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। और इस चैनल में दिया गया कंटेंट आपके लिए बहुत अच्छा है, आप इसको देखिएगा और आपको ये क्लास बिल्कुल अच्छी लगेगी। और अगर अच्छी लगी भी है तो कृपया करके इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए। और कुछ है तो बिल्कुल नीचे कमेंट जरूर लिखें। कमेंट हमको फीडबैक के रूप में मिलता है, जिससे हम इसके अंदर और ज़्यादा परिवर्तन कर सकते हैं। तो आज की क्लास के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।